हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। आज बात करेंगे हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही अहम हिस्सा जिसका नाम है गवर्नर। ठीक है, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, है ना। गवर्नर का क्या रोल है हमारे संविधान में, हमारे स्टेट में, है ना। उसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका क्या रोल है हमारे एग्ज़ाम में, उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए गवर्नर को स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल डिटेल में करने वाले हैं जिससे क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं। ठीक है, तो इसमें देखिए किन किन पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। सबसे पहले गवर्नर के ऊपर, उसके बाद जो गवर्नर का योग्यता है यानी कि राज्यपाल की योग्यता के ऊपर, उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल को हटाने से रिलेटेड जो प्रोविज़न है, उसका जो वेतन है, शपथ और इस्तीफा, राज्यपाल की शक्ति तथा कार्य, कार्यपालिका संबंधित कार्य, राज्यपाल के विधायी अधिकार, वित्तीय अधिकार, न्यायिक अधिकार, आपातकालीन शक्तियाँ, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, और किस अनुच्छेद में इनका उल्लेख किया गया है उनके ऊपर, इनकी नियुक्ति कैसे होती है उन बातों पे, इनका वेतन कितना होता है। ठीक है, इन सारे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बात करना, है ना। सबसे पहले राज्यपाल की पोस्ट को आप समझिए। ठीक है, राज्यपाल क्या होता है बताइए। एक राज्य में वो कार्यपालिका का क्या होता है, प्रमुख होता है। ठीक है, तो एक राज्य में जो कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल। ठीक है, जिसको हम गवर्नर भी बोलते हैं। वह प्रत्यक्ष रूप से यहाँ अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से क्या करता है, इनका उपयोग करता है। ठीक है, अर्थात राज्यों में राज्यपाल की जो स्थिति है वो कार्यपालिका के प्रधान की होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि चीफ मिनिस्टर और फिर गवर्नर में किसके पास अधिक शक्ति होती है, फिर कौन बड़ा है। तो फिर आप सीधे गवर्नर को ट्रिक कीजिएगा। जैसे प्रेसिडेंट हैं सेंट्रल लेवल पे, उनके नाम पे सारे कार्य होते हैं सेंट्रल पे, वैसे ही गवर्नर के नाम पे स्टेट में भी कार्य संचालित होते हैं, याद रखिएगा। अगर हम बात करें वास्तविक शक्ति, ठीक है, तो वो मुख्यमंत्री में, ठीक है, निहित होता है। वास्तविक शक्ति की बात होती है, जैसे वहाँ पे प्रेसिडेंट क्या करता है, उसके नाम पे कार्य होते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। वैसे ही यहाँ पे भी वास्तविक शक्ति चीफ मिनिस्टर के हाथ में होता है और मंत्रिपरिषद के हाथ में होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि किस अनुच्छेद में राज्यपाल का पोस्ट वर्णित है, तो अनुच्छेद 153 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 153 याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, तो 153 यानी कि गवर्नर, ठीक है, यानी कि राज्यपाल। ठीक है, मूल संविधान में अनुच्छेद 153 में यह उल्लेख था कि, अब क्या उल्लेख था 153 में, कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। ठीक है, लेकिन एक अमेंडमेंट होता है, सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, तो इसमें थोड़े से प्रोविजन में चेंजिंग आती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एक ही व्यक्ति एक समय में दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, कि सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस फैक्ट से रिलेटेड है, या फिर सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का क्या प्रोविजन है। और क्वेश्चन घुमा के भी पूछता है कि एक राज्यपाल दो राज्यों का, ठीक है, वहाँ के दो राज्यों का कार्यभार संभाल सकता है, यह किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। तो सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ा गया। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि वर्तमान में जो राज्यपाल हो, दो राज्य के राज्यपाल मतलब हो सकते हैं। ठीक है, ये वर्तमान स्थिति है। अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो भगत सिंह जो कोश्यारी हैं वो महाराष्ट्र और गोवा दोनों के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, अभी देखिएगा भगत सिंह अभी हैं क्या कार्यरत। ठीक है, चेक करके आप फैक्ट दीजिएगा। तो एक एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं, ठीक है, कि भगत सिंह ने महाराष्ट्र और गोवा की दोनों के लिए एज ए गवर्नर का कार्य किया था। ठीक है, वर्तमान में देखिए क्या यही है, अगर हाँ तो यही। ठीक है, चलिए अब इनकी योग्यता के ऊपर बात करते हैं। किसी भी व्यक्ति के राज्यपाल बनने के लिए कुछ योग्यताएं हैं, वो देखिए यहाँ पे दी गई हैं। वह भारत का पहली बात तो नागरिक होना चाहिए, उसका उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। अगर राज्यपाल चुना जा रहा है तो उसको विधानसभा के मतलब मेंबर के रूप में
चयनित हो सके ऐसी योग्यता उसकी होनी चाहिए, और वो किसी भी प्रॉफिट के पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, होता है ना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पोस्ट पे वो नहीं होना चाहिए। सिर्फ इतने कंडीशन है। अगर प्रेसिडेंट में भी जाएंगे तो सेम यही कंडीशन है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे विधानसभा की जगह लोकसभा हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है ना। तो देखते हैं राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, बताइए। अगर थोड़ा सा भी कुछ दिमाग में पहले से है तो कमेंट सेक्शन में डालते रहिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो मिनिस्ट्री है, वो क्या करते हैं, कुछ लोग रिकमेंड करते हैं एक व्यक्ति को, और राष्ट्रपति क्या करते हैं, उनका अपॉइंट करते हैं। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे कुछ मेंबर रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को कि ये इंसान योग्य है, ठीक है। तो फिर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उस व्यक्ति को 5 वर्ष के लिए गवर्नर के पोस्ट पे क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं उनको, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे कि जो 5 वर्ष तो नॉर्मल कार्यकाल है, नॉर्मल पीरियड है, लेकिन जो गवर्नर होते हैं वो प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत होते हैं। यानी कि जब चाहे प्रेसिडेंट अपने कंसेंट, अपने पावर से किसी गवर्नर को हटा सकता है, ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसका जिक्र अनुच्छेद 156 के 1 में किया गया है, जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बात है, ठीक है। गवर्नर का पोस्ट 153 में था, है ना। और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या किया गया, चेंजिंग जो की गई वो चीज़ याद रखेगा। 156(1) के तहत क्या है कि जो भी गवर्नर होंगे किसी स्टेट के, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, ठीक है। चलिए राज्यपाल को हटाने के लिए क्या क्या कंडीशन है, कैसे हटाया जा सकता है, उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें संविधान में, तो राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए किसी भी प्रकार की प्रक्रिया का वर्णन नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का जो एक प्रोसेस होता है, प्रेसिडेंट को हटाने का एक प्रोसेस है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, लेकिन राज्यपाल को हटाने का कोई प्रोसेस मेंशन नहीं है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत होते हैं, ठीक है। प्लीजर आप प्रेसिडेंट भी आप बोल सकते हैं इंग्लिश में। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, अगर राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को अपने पद से कभी भी हटा सकता है, ये बात हमने पहले ही देखी थी, ये वर्णन 156(1) के तहत है, ठीक है। और उसे किसी दूसरे राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। सरल शब्दों में कहें तो राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रसाद पर्यंत अपने पोस्ट पे कार्य करता है, ठीक है, और अप्रत्याशित रूप से राष्ट्रपति के, ठीक है। तो एज एम्बेसडर आप सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकते हैं स्टेट में, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो भी स्टेट में होता है ना, उसका रिपोर्ट वो प्रेसिडेंट को सबमिट करते रहते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। अगर कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई स्टेट कार्य कर रहा है तो उसका भी रिपोर्ट गवर्नर ही प्रेसिडेंट को देते हैं, क्या करने के लिए, वहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए कि यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रहा है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर की स्थिति जब देखते हैं कौन, गवर्नर, ठीक है। तो गवर्नर रिपोर्ट तैयार करके प्रेसिडेंट को देते हैं और प्रेसिडेंट उस पर अमल करते हैं, ठीक है। चलिए इसके ऊपर और बात करते हैं, वेतन के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। वेतन तो बहुत अहम हिस्सा होता है ना ज़िंदगी का। तो अगर हम वर्तमान में बात करें तो 3,50,000 प्रति माह इनको वेतन मिलता है, याद रखिएगा। जब कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बने तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, उनका उनका किस किस स्टेट में कितना अनुपात होगा उनके वेतन का, वो राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। तो आपसे एग्जामिनर यहाँ पे खेलेगा, है ना, क्वेश्चन के थ्रू कि जब कोई गवर्नर 2 या 2 से अधिक, ठीक है, या 1 या 2 से अधिक राज्यों का एज ए गवर्नर कार्य करता है, पोस्ट संभालता है, तो उस समय उसका जो वेतन होता है कौन निर्धारित करता है, तो ऑप्शन में पार्लियामेंट, है ना, स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद आ जाता है ऑप्शन प्रेसिडेंट, उसके बाद नन ऑफ द एबव, ठीक है। अब इसमें से आपको चूज करना रहता है, तो वहाँ पे आप याद रखिएगा कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किए गए अनुपात के आधार पर किसको मिलता है वेतन, उस गवर्नर को, ठीक है।
अब शपथ और इस्तीफा की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो राज्यपाल का जो पद होता है, उसका जो शपथ होता है, जो शपथ ग्रहण करते हैं, वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उनकी उपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश उनको शपथ दिलाता है। ठीक है, राज्यपाल जब पद ग्रहण करते हैं किसी स्टेट में, तो उस राज्य से संबंधित उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, वो अगर वो अनुपस्थित है, तो फिर वहाँ का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वो शपथ दिलाता है गवर्नर को। ठीक है, राज्यपाल अगर अपना इस्तीफा देना चाहते हैं तो वो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी खेल सकता है कि इस्तीफा किसको देते हैं, तो यहाँ पे आपके साथ दिमाग में लोचा हो सकता है कि क्या पता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को देते हों, क्या पता वो स्टेट गवर्नमेंट को देते हों, क्या पता वो सीएम को देते हों, है ना। तो पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति को वो अपना त्यागपत्र देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इनकी शक्तियों के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा क्लैश होता है। ठीक है, अभी हम क्लैश देखेंगे। तो राज्यपाल की शक्तियाँ और उनके कार्य, तो कार्यपालिका संबंधित उनके कार्य जो हैं उन्हें देख लीजिए। ठीक है, राज्य के समस्त कार्यपालिका की अगर बात करें तो राज्यपाल के नाम से ही सारे कार्य जारी होते हैं। जैसे प्रेसिडेंट के नाम पे राज्य के अंतर्गत सारे कार्य होते हैं। ठीक है, वैसे ही स्टेट के अंतर्गत गवर्नर के नाम पे, ठीक है, कार्यपालिका के सारे कार्य क्या होते हैं, जारी होते हैं। ठीक है, राज्यपाल विधानसभा के नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर क्या करता है बताइए, और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद को नियुक्त करता है। ठीक है, राज्यपाल क्या करता है, विधानसभा के नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर और मुख्यमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को क्या कराता है, शपथ दिलाता है। तो यहाँ पे भी इसका जो कार्यपालिका से संबंधित शक्ति है। ठीक है, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल राज्य के प्रमुख उच्च अधिकारी जैसे मुख्य सचिव, जो महाधिवक्ता होते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और उनकी जो सदस्य संख्या होती है, उनकी नियुक्ति भी उस स्टेट के गवर्नर करते हैं। याद रखिएगा, मुख्य सचिव महाधिवक्ता का भी। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन बनेगा, उसके बाद उस राज्य लोक सेवा आयोग में जो मेंबर बैठते हैं, उनमें जो मेंबर होंगे उनको अपॉइंट करने का कार्य कौन करता है, गवर्नर करता है। ठीक है, होता है ना, जब आप पीसीएस एग्जाम क्वालिफाई करके जाएंगे तो जो पैनल गठित होगी ना, तो उसका अपॉइंटमेंट किसने किया हुआ है, उनको अपॉइंट किसने किया हुआ है, उनको अपॉइंट गवर्नर ने कर रखा है। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, उनको हटाने की बात अगर आती है, जैसे मान लीजिए राज्य लोक सेवा आयोग का कोई अध्यक्ष है या फिर कोई मेंबर है, ठीक है, तो उनको हटाने का अधिकार नहीं है इनके पास। राज्यपाल नहीं हटा सकता, अपॉइंट तो कर सकता है लेकिन उसे हटा नहीं सकता। उन्हें हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का, मेंबर का, है ना, एक स्टेट के अंतर्गत जो मुख्य सचिव महाधिवक्ता होते हैं, उनको अपॉइंट करने का कार्य तो गवर्नर करता है, बट हटाने का कार्य नहीं कर सकता। ये अधिकार प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, और इसका वर्णन अगर हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 317 में किया गया है। ठीक है, 317 में इसका वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, राज्यपाल को क्या क्या अधिकार हैं, और प्रशासन से संबंधित वो जानकारी मुख्यमंत्री से क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। इसका भी अधिकार गवर्नर के पास है। ठीक है, किस प्रकार से प्रशासन चल रही है किसी राज्य में, इसका जानकारी वो मुख्यमंत्री से मांग सकते हैं। सेम थिंग प्रेसिडेंट क्या मांगते हैं, प्राइम मिनिस्टर से, कि किस प्रकार से प्रशासन व्यवस्था चल रही है ना, किस तरह से मिनिस्ट्री वर्क कर रही है। तो इससे रिलेटेड रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट मांग सकते हैं, और प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्रेसिडेंट को इस प्रकार की सूचना दें। ठीक है, आगे हम बात करते हैं राज्यपाल की जो शक्तियाँ तथा कार्य में। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में क्या करते हैं, प्रशासन का
वहाँ पे संचालन करते हैं किसी स्टेट में, है ना, किसी राज्य में केंद्र सरकार के एज ए अभिकर्ता। ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है किसी स्टेट में, उसके बाद इनकी शक्तियाँ और कार्य क्या हैं बताइए। विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में इन्हीं को चुना जाता है। आप इसमें जब वेस्ट बंगाल का पार्ट आएगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल और केरल का तो हटा दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा अलग मैटर है, लेकिन बाकी स्टेट में जो गवर्नर होते हैं, ठीक है, वही सभी विद्यालयों, महाविद्यालय जो होते हैं, विश्वविद्यालय, उनके पदेन कुलाधिपति होते हैं। ठीक है, पदेन कुलाधिपति का मतलब गवर्नर ही वहाँ के क्या होते हैं, पदेन कुलाधिपति। ठीक है, कुलाधिपति होंगे, जैसे होता है ना एक्स ऑफिसियो मेंबर, ठीक है, तो ये एक्स ऑफिसियो कुलाधिपति होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और वहाँ के उप कुलपतियों का ये नियुक्ति भी करते हैं। जिस राज्य में विधान परिषद है वहाँ पर राज्यपाल विधान परिषद की सदस्य संख्या का 1/6 हिस्सा का नियुक्ति करते हैं। ये भी उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, याद रखिएगा। और उनका संबंध यहाँ पे एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो शायद आज तक आप नहीं जानते होंगे, है ना। जब बात आती है प्रेसिडेंट, जब क्या करते हैं, लोगों का चयन करते हैं या फिर नॉमिनेशन करते हैं राज्यसभा में, ठीक है, तो वहाँ पे जो सेक्टर है वो लिमिटेड है, लेकिन यहाँ पे एक सेक्टर अधिक है। देखिए यहाँ पे विज्ञान से ले सकते हैं गवर्नर, साहित्य से, कला से, समाज सेवा से, सहकारी आंदोलन वाला जो हिस्सा है ये आपके प्रेसिडेंट के क्षेत्र में, मतलब होता है ना कि उनके बाउंड्री में नहीं आता, लेकिन यहाँ पे गवर्नर के पास ये एक्स्ट्रा एक जोनरा है। फिर यहाँ से क्या कर सकते हैं, सहकारी आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे किसी व्यक्ति को मंत्रिपरिषद का, सॉरी, जो एमएलसी होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना, विधान परिषद का हिस्सा बना सकते हैं। ठीक है, 1/6 हिस्से में। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं इनकी जो विधायी शक्तियाँ होती हैं उनके ऊपर। तो अनुच्छेद 164 के तहत क्या प्रावधान किया गया है बताइए। जैसे संविधान में है, ठीक है, पार्लियामेंट 79 में, आर्टिकल 79 देखेंगे तो लोकसभा, है ना, फिर प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, है ना। वैसे ही अनुच्छेद 164 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि राज्यपाल विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पे इसी में आगे बात करते हैं। राज्यपाल विधानमंडल का सत्र क्या करता है, आहूत करता है, यानी बुलाता है, सत्रावसान की घोषणा करता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट की तरह इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट में होती है। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन और उनके सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन हो तो उसको क्या करता है, संबोधित करता है। जैसे अनुच्छेद 108 के अंतर्गत प्रेसिडेंट क्या करते हैं, ज्वाइंट कमेटी या फिर क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से गवर्नर भी अपने स्टेट में जो सदन चलता है, ठीक है, सदन में जो सत्र चलते हैं उनको क्या करता है, अधिवेशन बुलाता है, संबोधित करता है, एड्रेस करता है ना। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर राज्यपाल का हस्ताक्षर के बाद ही वो अधिनियम बन पाता है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये है क्या, विधायी अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 164 याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि इस ये बताता है कि जो गवर्नर होते हैं वो विधानमंडल के अहम हिस्सा होते हैं। ठीक है, और उसी के पार्ट होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अनुच्छेद 213 के ऊपर। इसके तहत क्या उल्लिखित है, जो विधानमंडल का जो सत्र है अगर नहीं चल रहा है तो राज्यपाल क्या करते हैं, तुरंत वहाँ पे बताइए कानून लागू करने की आवश्यकता अगर महसूस होती है उस समय तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। किस, देखिए अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 123 की, तो इसके अंतर्गत प्रेसिडेंट को राइट है क्या करने की बताइए, ऑर्डिनेंस जारी करने की। ठीक है, अगर तत्कालीन किसी कानून की आवश्यकता है और जो भी है लोकसभा और राज्यसभा, अगर वो मतलब उनका कोई सत्र नहीं चल रहा है तो ऐसे में प्रेसिडेंट एक्शन लेते हैं और कोई कानून बना देते हैं। वैसे ही अनुच्छेद 213 के अंतर्गत गवर्नर के पास पावर है ऑर्डिनेंस जारी करके, ठीक है, कोई आवश्यकता अनुसार, है ना, कोई इमरजेंसी का टॉपिक है तो उस पर कानून बना सकते हैं। ठीक है,
तो ये चीज़ पता होना चाहिए। राज्यपाल द्वारा घोषित किए गए ऐसे अध्यादेश को 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा क्या स्वीकृत होना चाहिए। ठीक है, तो कितना है टाइम, 6 सप्ताह है। तो यहाँ पे एग्जामिनर खेल जाता है, 6 सप्ताह है, 6 महीने, 3 महीने ऐसे दे देता है, 1 महीने। तो 6 सप्ताह के भीतर उस ऑर्डिनेंस को क्या मिलना चाहिए, स्वीकृति मिलनी चाहिए विधानमंडल के द्वारा। और यदि स्वीकृति नहीं होता है तो इसका वैधता समाप्त हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, राज्यपाल धन विधेयक के अलावा किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकते हैं। ठीक है, तो धन विधेयक को ये पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकते। ठीक है, गवर्नर के ये कंट्रोल में नहीं आता धन विधेयक वाला मैटर, तो याद रखिएगा। लेकिन अगर क्या होता है, विधानमंडल दोबारा उसे पारित करके, जैसे मान लीजिए धन विधेयक से रिलेटेड टॉपिक तो पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकते, लेकिन किसी टॉपिक को अगर भेजते हैं, है ना, किसी विषय को कि ठीक है इस पे पुनः विचार कीजिए, तो विधानमंडल अगर पुनः उसी को पास करके भेज देता है तो उसको ना उस पर सहमति देना उनके लिए बाध्यकारी हो जाता है। ठीक है, तो गवर्नर को उस अधिकार को, है ना, उस बिल को पास करना ही पड़ता है। ठीक है, अगर गवर्नर यानी कि राज्यपाल की बात करें, ठीक है, तो वो किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए क्या करता है, भेज देता है। और राष्ट्रपति क्या करते हैं, उस कानून को वापस विधानमंडल के पास भेज सकते हैं, तथा अगर विधानमंडल दोबारा उसे पारित करके भेजे तब भी राष्ट्रपति उस पर सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की जो वित्तीय अधिकार हैं उनके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में क्या करता है, राज्य के वित्त मंत्री के सम्मुख क्या करता है, जो फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है ना, वार्षिक वित्तीय विवरण, है ना, उसको प्रस्तुत करने के लिए कहता है। तो फिनेंशियल जो स्टेटमेंट होता है, वैसे जैसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की जो काउंसिल होती है तो उसको बोलते हैं, वैसे ही गवर्नर भी प्रत्येक वित्त वर्ष में राज्य के वित्त मंत्री के विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक जो वित्त विवरण होता है ना, फिनेंशियल एनुअल स्टेटमेंट होता है, बजट जिसको बोलते हैं, वो प्रस्तुत करने के लिए कहते हैं। विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे विधानसभा में अगर धन विधेयक लाना है तो सबसे पहले ही क्या कर लिया जाएगा, राज्यपाल से उसके ऊपर अनुमति ले ली जाएगी। ठीक है, ऐसा कोई भी विधेयक जो कि राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता हो तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति लेना वहाँ पे आवश्यक हो जाता है, अन्यथा उसको पेश नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिए, कहाँ से, राज्य की संचित निधि से अगर खर्च निकालने की व्यवस्था करता हो तो। ठीक है, चलिए राज्यपाल का जो न्यायिक अधिकार है उसके ऊपर बात करते हैं। अगर हम दंड के क्षेत्र में बात करें, ठीक है, तो दंड को क्षमा कर सकता है या सजा के प्रकार को बदल सकता है, सजा के समय को भी कम कर सकता है, लेकिन मृत्यु दंड को कम नहीं कर सकता। ठीक है, यह अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, पार्डन पावर। ठीक है, किससे रिलेटेड, मृत्यु से रिलेटेड क्षमादान। इसी तरह से अगर बात आती है मार्शल कोर्ट की, सैन्य कोर्ट की, ठीक है, तो किसी फैसले को भी राज्यपाल नहीं बदल सकता अगर कोई होता है ना कोर्ट मार्शल से रिलेटेड कोई टॉपिक है तो। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक दी है इंफॉर्मेशन की, अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल भी किसी भी प्रकार की सजा को माफ़ कर सकता है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा अनुच्छेद 161 में क्या कहा गया है। ठीक है, चलिए राज्यपाल की न्यायिक अधिकार तो हमने देख लिए। अब राज्यपाल की जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो क्या क्या हैं उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे इमरजेंसी के दौरान जो राज्यपाल की शक्तियां होती हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, जैसे हमने बात करी थी शुरू में ही, अगर कोई स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर रूल नहीं कर रहा है, प्रशासन नहीं चला रहा है, तो ऐसे में प्रेसिडेंट को गवर्नर एक रिपोर्ट देते हैं और प्रेसिडेंट क्या करता है, वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करता है। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी राज्यपाल की होती है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख अगर बात करें तो अनुच्छेद 356, देखिए ये राष्ट्रपति शासन लगता है इसके अंतर्गत। 352 में है स्टेट इमरजेंसी, है ना, 356 में क्या,
बताइए 356 में है प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, राष्ट्रपति शासन। तो इसे भी याद रखिएगा। उस समय राज्यपाल केंद्र सरकार के लिए क्या करता है, प्रतिनिधि के तौर पर उस स्टेट में अपना भूमिका निभाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन सिलसिलाओं की बात आ गई, तो बताइए क्वेश्चन का जवाब दीजिए। राज्यपाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तीसरा है राज्यपाल का वेतन कितना होता है? तो यहाँ पे आपको जवाब भी मिल जाएगा, ठीक है। तो राज्यपाल का उल्लेख अनुच्छेद 153 में किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और किसी भी राज्य के राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख प्रति माह होता है, नॉर्मल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। देखिए हमने इस सेशन को कंप्लीट कर लिया। अब फीडबैक आप दीजिएगा कैसा लगा सेशन। अगर इंटरेस्टिंग था तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर इंटरेस्टिंग नहीं था, आपने कुछ नहीं सीखा तो डिसलाइक कीजिए, है ना। चलिए थैंक यू वेरी मच यहाँ तक बने रहने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।